नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर ज्योग्राफी में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 12 के भूगोल विषय में तीसरे लेसन के अंतर्गत जिसका नाम है जनसंख्या संगठन के भाग 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग सर्वप्रथम आयु संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में या इस लेसन के पहले वीडियो में हम लोग लिंगानुपात के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उसमें हम लोगों ने जाना कि लिंगानुपात क्या है और विभिन्न स्थितियों में विभिन्न स्थितियों का लिंगानुपात पर क्या इफेक्ट पड़ता है। उसमें से एक बात मिस हो गई थी, उसको आप लोग यहाँ पर इस वीडियो में जान लें। जैसा कि विश्व का जो औसत लिंगानुपात है वह 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष स्त्री और ये पुरुष, यानी कि विश्व में 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष पाए जाते हैं। अगर इसको प्रति हजार पर देखा जाए तो 1000 स्त्रियों के पीछे 1020 पुरुष विश्व में औसत रूप से पाए जाते हैं। इसमें से सबसे अधिक लिंगानुपात वाला, ये तो विश्व का औसत लिंगानुपात था, सबसे अधिक अगर कंट्री के हिसाब से देखा जाए, देश के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश जो है वह है लाटाविया। क्या है, या लैटेविया, जो भी पढ़े, लाटाविया, जिसका लिंगानुपात है 100 स्त्रियों पर मात्र 85 पुरुष। यानी कि देखिए, लिंगानुपात है क्या, प्रति 1000 पुरुषों या प्रति 100 पुरुष के पीछे स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो यहाँ पर 100 स्त्री पर 102 पुरुष, यहाँ पर 100 स्त्री पर मात्र 85 ही पुरुष। अगर इसको 1000 में देखा जाए तो 1000 स्त्रियों के पीछे मात्र 850 ही पुरुष हैं, यानी कि स्त्रियों की संख्या अधिक है, पुरुषों की संख्या कम है। इसमें हम कह सकते हैं कि लाटाविया में लिंगानुपात अधिक है। विश्व स्तर पर अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि विश्व स्तर पर स्त्रियों का लिंगानुपात कम है, क्योंकि पुरुषों की संख्या 102 है और स्त्रियों की संख्या 100 है। क्योंकि लिंगानुपात है क्या, प्रति 1000 या प्रति 100 के पीछे स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो यहाँ पर स्त्रियों की संख्या कम है पुरुषों के मुकाबले, इसलिए यहाँ पर लिंगानुपात कम है। यहाँ पर पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या अधिक है, अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लिंगानुपात अधिक है। तो लाटाविया विश्व का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश है। सबसे कम लिंगानुपात वाला देश जो है वह है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात, इसका लिंगानुपात क्या है, इसका लिंगानुपात है 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष, यानी कि पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या काफी कम है। तो ये कुछ बातें पिछली वीडियो की छूट गई थी लिंगानुपात के, जिसको लिंगानुपात के अंतर्गत जानना था, बताना था। अब हम लोग आते हैं इस वीडियो के अंतर्गत मुख्य टॉपिक पर, जो कि है आयु संरचना। आयु संरचना क्या है, आयु संरचना का अध्ययन हम क्यों करते हैं, या जनसंख्या के अध्ययन में आयु संरचना क्यों महत्वपूर्ण होता है। देखिए, जनसंख्या को आयु के आधार पर विभाजित करना, वर्गीकृत करना
आयु संरचना कहलाता है। इससे किसी देश के मानव संसाधन की स्थिति, किसी देश की आर्थिक स्थिति आदि का पता चलता है और अलग अलग आयु संरचना के लोगों की अलग अलग आवश्यकताएं, अलग अलग क्षमताएं होती हैं। अतः आयु संरचना का अध्ययन करने से हम किसी क्षेत्र के बारे में, किसी क्षेत्र में योजना बनाने के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या रणनीति बना सकते हैं कि हमें इस क्षेत्र में विकास की किस प्रकार की योजनाएं बनानी चाहिए, कौन सी रणनीति अपनाई जानी चाहिए। तो आयु के आधार पर जनसंख्या को विभिन्न वर्गों में विभाजित करना आयु संरचना कहलाता है। देखा जाए तो कई ग्रुप में रखा जा सकता है, जैसे कि और एक चीज, जिन देशों में या आयु देखिए आयु संरचना की दृष्टि से मेनली या मुख्य रूप से जनसंख्या को 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे 0 से 14 वर्ष यानी कि बच्चे, 0 से 14 वर्ष की जो जनसंख्या के जो लोग होते हैं वो बच्चों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद में 15 से 64 ये प्रौढ़ की श्रेणी में आते हैं और 65 एवं 65 प्लस जो होते हैं वो वृद्ध की श्रेणी में आते हैं, जिसके यहाँ ये रेशियो अधिक है और ये रेशियो कम है। वहां पर एक तो जनसंख्या वृद्धि काफी तेजी से होगी, दूसरा कि वहां पर कार्यशील जनसंख्या का अनुपात कम होगा और जनसंख्या वृद्धि काफी तीव्र गति से होगी। ऐसी स्थिति में वहां पर संसाधनों का अधिक उपभोग होगा, जबकि आय का कम अर्जन हो पाएगा। ऐसी स्थिति में जहां पर यह अनुपात अधिक होता है, ये और ये अनुपात कम पाया जाता है, वो देश, वो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। लेकिन जहां पर यह अनुपात कम है, ये और ये अनुपात अधिक है, वहां पर चूंकि कार्यशील जनसंख्या अधिक पाई जाती है और डिपेंडेंट यानी कि निर्भर जनसंख्या जो है या आश्रित जनसंख्या जो है वो कम पाई जाती है। ऐसी स्थिति में उस देश में अधिक आय की प्राप्ति होती है, अधिक आय का अर्जन होता है, फलस्वरूप वह देश आर्थिक रूप से आगे होता है, सक्षम होता है। अगर आर्थिक रूप से आगे है, सक्षम है, तो जाहिर सी बात है कि वह सामाजिक और सांस्कृतिक राजनीतिक आदि रूपों से भी आगे होगा, सक्षम होगा। विकासशील देशों में यह अनुपात ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि आश्रित जनसंख्या ये भी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन दोनों को मिलाकर के देखा जाए तो विकासशील देशों में आश्रित जनसंख्या का अनुपात अधिक पाया जाता है और विकसित देशों में इनका अनुपात अधिक पाया जाता है। देखिए, यद्यपि वृद्ध जो है वो तो आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनके अनुभव का हमें फायदा मिलता है, इसलिए विकसित देशों में इनकी संख्या अधिक होती है, इनकी और इनकी संख्या अधिक होती है, इसलिए ये देश और आगे जाते हैं। आइए हम आयु संरचना को एक आंकड़े के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आंकड़ा है विकासशील देश, नहीं, पहले विकसित देश, पहले विकासशील देश, विकासशील देश, दूसरा विकसित देश, इसमें है आयु वर्ग, आयु वर्ग, और आयु वर्ग क्या है? वो है 0 से 14 वर्ष।
दूसरा क्या है, ये भी आयु वर्ग ही है, लेकिन ये है 15 से 64 वर्ष। अगला जो है ये भी आयु वर्ग ही है, लेकिन ये आयु वर्ग जो है वो 65 प्लस का है। इसके बाद में आश्रित जनसंख्या, आश्रित जनसंख्या इसमें पहला होगा बच्चे, यानी कि 0 से 14 के बीच के। दूसरा होगा वृद्ध, यानी कि 65 प्लस। और तीसरा होगा योग। आइए इसको हम देखते हैं कि विकसित देशों की क्या स्थिति है और विकासशील देशों की क्या स्थिति है। तो देखिए 0 से 14 वर्ष के जो आयु वर्ग के लोग हैं विकासशील देशों में, इनकी क्या कंडीशन है। विकासशील देशों में इनका जो अनुपात है या प्रतिशत है वह 41.8 है। वहीं 15 से 64 के बीच के लोगों का जो अनुपात है वह है 55.4 है। कितना है? 55.4 है। और 65 प्लस वालों का जो अनुपात है वह 3.8 है। अब इसको हम बाद में देखेंगे। ऐसे ही विकसित देशों में 0 से 14 वर्ष के लोगों का जो अनुपात है वह 26.7 है। 15 से 64 का जो अनुपात है वह 63.7 है। और 65 प्लस वालों का जो अनुपात है 6.9 है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, देखिए क्योंकि 0 से 14 और 15 प्लस ये जो होते हैं ये आश्रित जनसंख्या होते हैं। ये अपने माता पिता पर डिपेंड होते हैं और ये अपने बच्चों पर डिपेंड होते हैं। देखिए अगर इनको जोड़ लिया जाए तो 41.8 और 3.8 6.3 1 4 1 5 और 4 45.6%। सॉरी फिर से देखिए 41.8 और वृद्धि का क्या अनुपात है 3.8, दोनों मिलाकर के 45.6। ऐसे विकसित देशों में 26.7 बच्चों का अनुपात है, यानी कि 0 से 14 के लोगों का। और 6.9 जो है वह 65 प्लस के लोगों का है। कुल मिलाकर के 9 7 16 6 6 12 1 13 और 2 1 3। इस हिसाब से देखा जाए तो विकासशील देशों में अगर 0 से 14 वर्ष के लोगों का अनुपात देखा जाए तो वह विकसित देशों की तुलना में काफी अधिक है। और अगर विकासशील जनसंख्या की तुलना की जाए विकसित और विकासशील देशों की तो विकासशील देशों में विकासशील जनसंख्या जो है वह विकसित देशों की तुलना में कम है। और 65 प्लस के लोगों का अगर अनुपात देखा जाए तो विकासशील देशों में इनका अनुपात कम है, जबकि विकसित देशों में अधिक है। जबकि इधर देखा जाए तो विकासशील देशों में जनसंख्या ग्रोथ काफी हाई होता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर 65 प्लस लोगों की संख्या अधिक होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि विकासशील देश जो है वह आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में पिछड़े होते हैं। इसलिए वो अपने नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं आदि नहीं दे पाते हैं। फलस्वरूप उनके नागरिकों की जीवन प्रत्याशा अधिक नहीं हो पाती है। इसलिए ऐसे लोगों का अनुपात विकासशील देशों में कम पाया जाता है, जबकि विकसित देशों में ऐसे लोगों का अनुपात अधिक पाया जाता है। क्योंकि ये लोग जो है एकदम डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन ये बौद्धिक रूप से काफ़ी सक्षम होते हैं, काफ़ी आगे होते हैं और काफ़ी अनुभव वाले होते हैं। इसलिए
अगर इनकी संख्या अधिक है तो उस देश को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा इनके अनुभव का। देखिए, अगर हम इनको आर्थिक जनसंख्या मान लेते हैं और इनको कार्षिक जनसंख्या मान लेते हैं तो हम देखते हैं कि विकासशील देशों में जो आर्थिक जनसंख्या का अनुपात है वह 45.6% है और विकसित देशों में 33.6% है, यानी कि कहीं ना कहीं 12% जो है वह विकसित देशों में विकासशील देशों की विकसित देशों में कहीं ना कहीं विकासशील देशों की अपेक्षा 12% आर्थिक जनसंख्या कम है। फलस्वरूप ऐसी स्थिति में विकसित देश और आगे होंगे और विकासशील देश और पीछे होंगे। इसके बाद अब हम लोग आय संरचना के बाद में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का अध्ययन करेंगे। यद्यप आपकी बुक में विकसित एवं विकासशील देशों को विकसित एवं विकासशील देशों में आय संरचना क्या है, कैसी है, अलग अलग तालिका के माध्यम से समझाया गया है। उसका अवलोकन करके आप इन तथ्यों को समझ सकते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या की संरचना या जनसंख्या का संरचना या अनुपात। आगे क्या है? ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण एवं ठीक है, जनसंख्या का अध्ययन करते समय ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का अध्ययन करना क्यों जरूरी है? देखिए, ग्रामीण किसी क्षेत्र की जनसंख्या का अध्ययन करते समय ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का अध्ययन करना एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि इससे हमको क्या जानकारी पता चलती है। देखिए, ग्रामीण जनसंख्या जो है गांव में रहती है और नगरीय जनसंख्या जो है वह नगरों में रहती है। ग्रामीण जनसंख्या क्योंकि गांव में रहती है और गांव में आजीविका के लिए जो व्यवसाय किए जाते हैं वो अधिकतर प्राथमिक व्यवसाय होते हैं, और नगरों में जो व्यवसाय होते हैं वह अधिकतर द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय होते हैं। अब आपको पता ही है कि प्राथमिक व्यवसाय बहुत सफल व्यवसाय नहीं है, इसमें बहुत से जोखिम होते हैं, बहुत से अनिश्चितताएं होती हैं। इसलिए जो ग्रामीण जनसंख्या है वह आर्थिक शैक्षिक रूप से काफ़ी पिछड़ी होती है, जबकि नगरीय जनसंख्या या नगरीय क्षेत्रों में द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय अधिकतर किए जाते हैं और इसमें कम अनिश्चितता, कम जोखिम पाए जाते हैं। इसलिए ग्रामीण नगरीय जनसंख्या की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर हम ग्रामीण किसी क्षेत्र या देश की जनसंख्या का अध्ययन करते समय ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का आंकड़ा प्राप्त कर लेते हैं तो हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि वह क्षेत्र कितना विकसित हो सकता है, कितना प्रगति कर सकता है। अगर नगरीय जनसंख्या अधिक है और ग्रामीण जनसंख्या कम है तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वह क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक आदि सभी रूपों में प्रगति पर होगा या आगे होगा। और अगर नगरीय जनसंख्या कम है और ग्रामीण जनसंख्या अधिक है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह देश अभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, औद्योगिक आदि क्षेत्रों में उतना प्रगति नहीं कर पाया होगा, यानी कि पीछे होगा। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखिए, यद्यपि जो दुनिया के विकासशील देश हैं उसमें अधिकतर जनसंख्या जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करती है, यानी कि अधिक से अधिक वह देश प्राथमिक व्यवसायों में ही संलग्न है। फिर भी वहाँ पर
या वो देश जो है वह औद्योगिक विकास के पथ पर अग्रसर हैं और आने वाले समय में वो भी तेजी से विकास करेंगे और वहाँ भी तेजी से नगरीकरण का विकास होगा। फलस्वरूप वो क्षेत्र भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक रूप से आगे जा सकते हैं। किताब में इसके लिए एक दंड आरेख बना रखा है। उस दंड आरेख का विकसित और विकासशील देशों की तुलना करके देख सकते हैं कि किस देश में ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में स्त्री पुरुष का लिंगानुपात कैसा है। इसके बाद अब हम लोग जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। देखिए, किसी क्षेत्र की जनसंख्या का अध्ययन करते समय व्यावसायिक संरचना का अध्ययन करना काफी जरूरी होता है। इससे हमको काफी सहायता मिलती है। अब ये व्यावसायिक संरचना क्या है, तो जनसंख्या को उसके द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय के आधार पर विभाजित करना, बांटना व्यावसायिक संरचना कहलाता है, या व्यवसाय की स्थिति जो है व्यावसायिक संरचना कहलाती है। देखिए, जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना की दृष्टि से जनसंख्या को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 0 से 14 वर्ष, 0 से 14 वर्ष। दूसरा जो है वह है 15 से 59 वर्ष। तीसरा जो है वह 60 से अधिक, 60 से अधिक। देखिए, कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से 0 से 14 वर्ष के बच्चे जो है वह कोई व्यावसायिक कार्य नहीं करते हैं, वो शिक्षा आज प्राप्त करने में समर्थ रहते हैं। इसलिए 0 से 14 वर्ष के बच्चों को आश्रित जनसंख्या की श्रेणी में रखा जाता है। ये अपने माता पिता पर डिपेंड रहते हैं। कानूनी रूप से 15 से 59 वर्ष के लोग किसी न किसी व्यवसाय को कर सकते हैं। अतः इस एज ग्रुप को कार्यशील जनसंख्या के रूप में जाना जाता है। और तीसरा जो है 60 से अधिक उम्र के जो लोग हैं वो यद्यपि कार्य तो करते हैं, लेकिन वैधानिक दृष्टि से ऐसे लोग कार्य नहीं कर सकते हैं, या ऐसा माना जाता है कि ये लोग कार्य नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी आश्रित जनसंख्या की श्रेणी में रखा जाता है और ये लोग भी अपने बच्चों पर डिपेंड होते हैं। अब देखिए, अगर हम किसी देश की जनसंख्या का, किसी क्षेत्र की जनसंख्या का अध्ययन कर रहे हैं, अगर हमको ये दोनों आंकड़े यानी कि आश्रित जनसंख्या और कार्यशील जनसंख्या का अनुपात मिल जाए तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वह देश, वह क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक आदि रूपों में कितना प्रगति पर होगा। जो देश विकसित हैं, जो देश आगे हैं, उनके यहाँ आश्रित जनसंख्या का अनुपात यानी कि 0 से 14 वर्ष के बच्चों का अनुपात अधिक होता है, और या यूँ कहें कि 60 से अधिक और 0 से 14 वर्ष के बच्चों का अनुपात अधिक होता है। और जो देश कार्यशील जनसंख्या का अनुपात कम होता है। वहीं पर जो देश विकसित हो चुके हैं, जो देश आर्थिक प्रगति कर चुके हैं, उनके यहाँ आश्रित जनसंख्या का अनुपात कम होता है, जबकि कार्यशील जनसंख्या का अनुपात अधिक होता है। ऐसा नहीं कि जो देश आज विकसित हो चुके हैं उनके यहाँ हमेशा कार्यशील जनसंख्या का अनुपात अधिक रहा है और आश्रित जनसंख्या का अनुपात कम रहा है। दुनिया के आज जो विकसित देश हैं वो भी कभी इस स्थिति से गुजरे होंगे कि वहाँ पर
आश्रित जनसंख्या अधिक हुआ करती थी और कार्यशील जनसंख्या कम हुआ करती थी। लेकिन औद्योगिक, शैक्षिक, आर्थिक आदि प्रगति होने से विकसित देश जो है अधिक से अधिक द्वितीय तृतीय कार्यों को अपनाते गए, जिससे उनकी आर्थिक, शैक्षिक आदि स्थिति में सुधार हुआ। फलस्वरूप वहां पर जन्म दर धीरे धीरे घटने लगा और जीवन प्रत्याशा बढ़ने लगी, जिससे 0 से 14 वर्ष के लोगों का अनुपात कम हुआ और 60 से अधिक वर्ष के लोगों का अनुपात अधिक हुआ। साथ ही कार्यशील जनसंख्या का भी अनुपात अधिक हुआ। फलस्वरूप वो देश आगे हो गए। आने वाले समय में विकासशील देश भी इस स्थिति से गुजर सकते हैं और विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।